Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss only three issues. The first issue is will delaying the census affect its implementation, and the second issue is related to Shanghai Cooperation Organization, and the third issue is related to Manrega. So let's discuss all the issues in detail. Recently, government approves to phase digital census 2027 with caste enumeration. Recently, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि 2027 में इंडिया के अंदर सेंसस स्टार्ट करा दिया जाएगा और इसके अंदर कास्ट इन्यूमरेशन भी किया जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर हम इंडिया में सेंसस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है। आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3। Why news? On June 16, the Registrar General of India under the Union Ministry of Home Affairs issued a notification that India's population will be counted in 2027। 16 जून को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अंदर 2027 में पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस्ड इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन्यूमरेशन इन द सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंस इंडिया। गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि कास्ट इन्यूमरेशन को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद ये पहली बार ऐसा होगा। द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011। 2011 में लास्ट सेंसस किया गया था। द एक्सरसाइज वाज टू टेक प्लेस इन 2021 बट वो डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो एक्सरसाइज था ये 2021 में होने वाला था बट कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ। इट वाज नाउ बीन फर्दर पुश्ड टू 2027। अब 2027 में ये होने वाला है। विल डिलेइंग द सेंसस अफेक्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन? क्या जिस तरह से ये कास्ट सेंसस डिले हो रहा है क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर सकता है? About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data of all persons in the country. पॉपुलेशन सेंसस एक प्रोसेस है जिसमें कंट्री के ऑल पर्सन्स की डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइलिंग किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सेंसस हमें प्रोवाइड कराता है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अंडरटेकिंग की जाने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से इंडिया का सेंसस एक्सरसाइज एक लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। नोडल मिनिस्ट्री कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंसस को इंडिया में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं सेंसस से रिलेटेड? कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948। इसके लिए सेंसस एक्ट 1948 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में इसको प्रोविजन किया गया है। इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के सीरियल नंबर 69 के अंदर सेंसस से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। Confidentiality of information. The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law. सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन का लोगों का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोर्ट के कहने पर भी उसको गिवन नहीं किया जा सकता। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय सेंसस एक्ट 1948। सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग इस कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ पर गारंटीज गिवन की गई है। द लॉ स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर बोथ सेंसस ऑफिशियल्स एंड पब्लिक फॉर नॉन कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट। अगर सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजन का वायलेशन किया जाता है चाहे वो किसी ऑफिशियल के द्वारा या किसी पब्लिक या नॉर्मल पीपल के द्वारा अगर वायलेशन किया जाता है तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस। सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है? एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड से रिलेटेड क्या हिस्ट्री रही है? ऋग्वेदा। हम देखेंगे कि ऋग्वेदा या अर्थशास्त्र या आइन अकबरी के अंदर क्या सेंसस से रिलेटेड उस टाइम पर भी कुछ ऐसे प्रोविजन थे। ऋग्वेदा द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा मेंशन्ड दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि 800 to 600 BC इंडिया में कुछ पॉपुलेशन का काउंट किया जाता था उस टाइम पर भी।
Arthashastra of Kautilya, written in the 3rd century BC, revealed about collection of population statistics as a measure of state policy for taxation. अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रिटर्न है, 3rd सेंचुरी बीसी में इसको रिटर्न किया गया था। इसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि टैक्सेशन पर्पज के लिए जो कि एक स्टेट पॉलिसी हुआ करती थी, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया जाता था। आयन अकबरी also include comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics. आयन अकबरी के अंदर भी पॉपुलेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कंप्रीहेंसिव डाटा इंक्लूड किया गया है। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैज बिगन इट्स सेंसस। पहली बार इंग्लैंड के अंदर 1800 में सेंसस किया गया। सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद 1824 एंड इन बनारस 1827 कंडक्टेड बाय जेम्स प्रिंसेप। इंडिया के अंदर सेंसस पहली बार इलाहाबाद में 1824 में कराया गया, उसके बाद बनारस में भी 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कराया गया था। In 1830, first complete census of an Indian city was conducted by Henry Walter in Dhaka, now Dhaka. इंडिया के अंदर कंप्लीट सेंसस जो कराया गया पहली बार किसी सिटी के अंदर, वो ढाका के अंदर 1830 में कराया गया। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल ऑन February 17, 1881 बाय डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। इंडिया के अंदर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो कराया गया था ब्रिटिश रूल में, वो 1881 में कराया जाता है। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 ईयर। इसके बाद से यानी 1881 के बाद एवरी 10 ईयर में इंडिया के अंदर सेंसस कराया जाता रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को गिवन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इंडियन सेंसस एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स यूज सेंसस डाटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक प्रोजेक्शंस। बिकॉज जो सेंसस डाटा होता है डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट वो ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज कर सकें और अपने प्रोजेक्शंस को सेट कर सकें। नंबर 2, गुड गवर्नेंस। सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए सेंसस डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही गवर्नमेंट प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, डिमार्केशन। सेंसस डाटा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। लोकल बॉडीज के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड बाउंड्री सेट करने में सेंसस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। Number 4, better access for business. The census data is also important for business and industries for strengthening and planning their business. अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, गिविंग ग्रांट्स। फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस डाटा। सेंसस डाटा के बेस पर जो भी पॉपुलेशन होता है, फाइनेंस कमीशन उस पॉपुलेशन के बेस पर ही किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक ग्रांट प्रोवाइड करता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। 1931 के बाद 2011 में पहली बार सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इंडिया के अंदर कंडक्ट कराया गया था। इट मीन्स 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, उसके बाद 2011 में किया गया था, बट इसकी जो फाइंडिंग्स थी उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। It seeks to converse every Indian family in rural and urban area and ask about their economic status to define a poor or deprived person, a specific caste name to re-evaluate which caste group are economically worse off and which are better off. पीपल से यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस पूछा गया, स्पेसिफिक कास्ट नेम पूछा गया, सो दैट पीपल की इकोनॉमिकली कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सके, इवेल्यूएट किया जा सके। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड SECC. SECC में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। Field of coverage. Census provide a parcel of the Indian population and SECC is a tool to identify beneficiaries of state support. Census जो होता है वो इंडियन पॉपुलेशन का पोर्ट्रेट प्रोवाइड कराता है, जबकि SECC स्टेट सपोर्ट बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डाटा प्रोवाइड कराता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। सेंसस डाटा इज कॉन्फिडेंशियल। SECC डाटा इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट और रेस्टेड बेनिफिट्स टू द पीपल। सेंसस डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जबकि SECC डाटा जो होता है वो ओपन होता है, सो दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीपल के लिए ग्रांट गिवन कर सके। सिग्निफिकेंस ऑफ SECC।
better mapping of inequality. SECC has the potential to mapping of inequality at a broader level. SECC के थ्रू ब्रॉडर लेवल पर इनक्वालिटीज को मैपिंग किया जा सकता है. SECC is useful to establish statistical justification for preserving caste-based affirmative action programs और वेलफेयर स्कीम. SECC स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. Legally imperative. SECC is also legally imperative as the court require a quantifiable data to support the existing level of reservation. Because reservation existing level of reservation को support करने के लिए quantifiable data की requirement कोर्ट को होती है और इसके लिए SECC लीगली इम्पेरेटिव रखता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए फेवर करता है. आर्टिकल 340 मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्टिकल 340 के अंदर एक कमीशन को अपॉइंटमेंट करने के लिए मैंडेट किया गया है. कमीशन मेक रिकमेंडेशंस एज टू दी स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट. ये जो कमीशन होता है ये कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के बिफोर रखता है सो दैट गवर्नमेंट कुछ एक्शंस टेकिंग कर सके. दिस इज PYQ related. World Shanghai Cooperation Organization. In this article, we will discuss various provisions of Shanghai Cooperation Organization. Why Shanghai Cooperation Organization is important for India. Article is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in use? Defense Minister will travel to China to attend the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meet in Qingdao from June 25 to 27. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है वो जून 25 to 27 चाइना के अंडर होने वाला है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर चाइना ट्रैवल करने वाले हैं. SCO members are expected to discuss a defense and security cooperation along with the SCO's special regional anti-terror structure mechanism during the meet. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मीटिंग होने वाला है इस मीटिंग में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन से रिलेटेड डिस्कशंस किए जाएंगे और साथ ही SCO का एक स्पेशल रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड मैकेनिज्म पर यहाँ पर डिबेट एंड डिस्कस किया जाएगा. व्हाट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? SCO is a regional international organization which was founded in 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. SCO एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंड किया गया था. स्पेशली 6 कंट्रीज के द्वारा इसको फाउंड किया गया था. चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग सिटी में है. Its primary aim was fostering cooperation among its member states in areas such as security, economics and culture. इसका जो प्राइमरी एम था वो इसके मेंबर कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर से रिलेटेड कोऑपरेशन को फोस्टर करना था. द SCO हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स एक्सपेंडिंग इट्स membership and scope to address the evolving regional dynamics and global challenge. SCO ने ईयरली अपने आप को इवॉल्व किया है और मेंबरशिप एंड इस स्कोप को इसने एक्सपेंड किया है सो दैट रीजनल डायनेमिक्स जो इवॉल्व हो रहे हैं, ग्लोबल चैलेंज जो इवॉल्व हो रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ SCO. Before the SCO was conceptualized in 2001, it was known by the name Shanghai 5, which means China, Kyrgyzstan, Russia, Kazakhstan and Kazakhstan were the members. 2001 में SCO को कॉन्सेप्चुलाइज करने से पहले इसका जो नेम था वो संघाई 5 था बिकॉज 5 कंट्रीज का ये ग्रुप हुआ करता था. चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान ये इसके मेंबर हुआ करते थे. संघाई 5 वाज अ रिजल्ट ऑफ द बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन व्हिच वाज कैरिड आउट बिटवीन चाइना एंड द अदर 4 former Soviet republics to ensure peace, stability and security along their respective borders. संघाई 5 जो था वो चाइना और 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के बीच में बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए थे. उसका रिजल्ट था संघाई 5 सो दैट इन 4 मेंबर कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके. इसके लिए संघाई 5 एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाया गया था. When Uzbekistan was also included in the Shanghai 5, the name of the organization was changed to the SCO. लास्ट में एक 6th मेंबर के तौर पर उज्बेकिस्तान
संघाई 5 का एक मेंबर बन जाता है और इसके बाद इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गिवन कर दिया जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन 2017। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरहुड रिलेशंस अमंग द मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना एंड गुड नेबरहुड रिलेशंस को स्ट्रेंथ करना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड। मेंबर कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकली, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरली कोऑपरेशन को प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3, जॉइंटली इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। नंबर 4, टू एस्टेब्लिश अ न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया मेंबरशिप इन द एससीओ होल्ड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया है। इसके ज्वाइन करने से इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं संघाई कोऑपरेशन का। नंबर 1, इंडिया कैन लेवरेज इट्स रीजनल प्रेजेंस एंड परस्यू इट्स बॉर्डर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया के लिए एससीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रीजनल प्रेजेंस को लीवरेज कर सकता है। इंडिया का जो रीजनल प्रेजेंस है उसको लीवरेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है उसको ब्रॉडर करने में भी हेल्प मिल सकती है। नंबर 2, इंडियाज मेंबरशिप ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू कोलैबोरेट विद अदर मेंबर स्टेट ऑन इशूज सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। एससीओ के जो अदर मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के साथ इंडिया अपने आप को कोलैबोरेट कर सकता है, स्पेशली कुछ इशूज पर सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। Number 3, it aligns with India's broader foreign policy objectives of fostering regional cooperation and strengthening its presence in Eurasia. इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन करने से इंडिया को ये भी एक प्रॉफिट हो सकता है कि इंडिया का जो अपना फॉरेन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव को एससीओ के साथ अलाइन कर सकता है इंडिया। नंबर 4, इट अलाउ इंडिया टू एंगेज विद इट्स रीजनल नेबर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान ऑन अ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म। इंडिया अपने आप को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर कुछ रीजनल नेबर्स सच एज चाइना एंड पाकिस्तान के साथ अपने आप को एंगेज कर सकता है। नंबर 5, इट प्रोवाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू शोकास इट्स कैपेबिलिटीज एंड परस्यू इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। इंडिया अपने कैपेबिलिटीज को शोकास कर सकता है एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर। व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन? इंडिया का एससीओ के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नंबर 1, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन एससीओज काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एंड शेयर एक्सपर्टाइज इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इंडिया ने एससीओ के काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में ऑलवेज पार्ट टेकिंग किया है और साथ ही इंडिया के पास जो एक्सपर्टाइज है स्पेशली टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बेट करने में इंडिया ने हमेशा उस एक्सपर्टाइज को शेयर किया है। नंबर 2, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड इन कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एससीओ। एससीओ के द्वारा जो भी प्रोग्राम या कल्चरल इवेंट्स लॉन्च किए हैं एक्टिवली इंडिया उसमें पार्ट टेकिंग करता है। इट फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज विद अदर मेंबर स्टेट। इसके थ्रू एससीओ के सभी मेंबर कंट्रीज में कल्चरल एक्सचेंज फोस्टर होते हैं। नंबर 3, India promotes economic and technological cooperation with other SCO members through initiatives like setting up a special economic zone and sharing technical knowledge. इंडिया अदर एससीओ मेंबर्स के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को हमेशा प्रमोट करता है कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू सच एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके एंड टेक्निकल नॉलेज शेयर करके इंडिया सभी मेंबर कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को हमेशा प्रमोट करता रहा है। व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय एससीओ? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फेस मैनी challenges that can impede its ability to achieve its objective and maintain its relevance in the evolving regional and global landscape. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिफोर बहुत सारे चैलेंजेज हैं जो कि इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की एबिलिटी को कहीं ना कहीं इम्पीड करता है। These challenges require concerted efforts and adaptability from the member state to overcome. Various challenges क्या क्या है? नंबर 1, ensuring the effective implementation of its economic and development initiatives. इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इसके जो भी हैं उनका इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट को इंश्योर करना चाहिए लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर 2, नेविगेटिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पावर डायनामिक्स इन रीजन। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं
उससे रिलेटेड इशूज हैं। नंबर 3, मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ इट्स डाइवर्स मेंबर स्टेट। नंबर 4, एड्रेसिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज्ड बाय टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म इन द रीजन। बिकॉज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज के आसपास जितना भी ये बिग इशूज हैं रिलेटेड टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, इससे रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस किया जाना चाहिए। चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1, द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया विद इन द एससीओ कैन लिमिट इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी टू सेव द ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडा। बिकॉज एससीओ के अंदर चाइना एंड रशिया का डोमिनेंस है, इसकी वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या उसकी जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। नंबर 2, इंडियाज कंसर्न अबाउट टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान माइट नॉट बी फुली एड्रेस्ड ड्यू टू पाकिस्तान प्रेजेंस इन एससीओ। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान इमिनेटिंग टेररिज्म से रिलेटेड एक बिग कंसर्न एससीओ के बिफोर रखता है, और पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इस वजह से इसको फुल्ली एड्रेस नहीं किया जाता है एससीओ मीटिंग के अंदर। नंबर 3, डिस्पाइट एससीओ गोल अचीविंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट रिमेन अ चैलेंज। एससीओ का एक गोल है कि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अचीव किया जाए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। This is PYQ related to this article. Critically examine the aims and objective of SEO. SEO का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? What importance does it hold for India? इंडिया के लिए इसका एम और ऑब्जेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। In this lecture, we will discuss about मनरेगा. मनरेगा means महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. Article is important for GS paper 2, GS paper 3, for mains, for prelims. Why in news? Recently, Calcutta High Court directed the Union government to resume the centrally funded scheme मनरेगा in West Bengal from August 1. रिसेंटली कैलकाता हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शन रिलीज किया है, जिसके अंडर ये कहा गया है कि अगस्त 1 से वेस्ट बंगाल के अंदर मनरेगा को रिज्यूम किया जाना चाहिए। इट विल बी अ स्टार्ट ऑफ 100 डेज वर्क आफ्टर 3 ईयर्स हेडस। 3 ईयर्स हेडस के बाद इस स्कीम को अब दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द कर्मश्री स्कीम प्रोवाइडिंग 50 डेज वर्क टू वर्कर्स ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल के अंदर पहले से ही वर्कर्स को 50 डेज का वर्क प्रोवाइड करने के लिए कर्मश्री स्कीम ongoing है। What is मनरेगा? मनरेगा is a law passed by the Indian government in 2005 that guarantees the right to work to rural citizens of India. मनरेगा एक लॉ है जो कि 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए राइट टू वर्क की गारंटी गिवन की गई है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट एश्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 100 डेज वर्क ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू अडल्ट मेंबर ऑफ एन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के मेंबर के लिए, स्पेशली जो अडल्ट मेंबर हैं उनके लिए 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड करने की गारंटी गिवन की गई है। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक कंडीशंस। मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल सिटीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है और साथ ही उनका इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा के की प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है? फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, रूरल हाउस होल्ड, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। किसी भी पर्सन को अगर मनरेगा स्कीम के अंडर बेनिफिट टेकिंग करना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सच एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिस टाइम पर उसने मनरेगा के लिए एप्लीकेशन गिवन किया है 18 ईयर उसका एज होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करना चाहिए, एंड विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क को करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। नंबर 2, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, गारंटीज 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल विलिंग रूरल सिटीजन्स एट द गवर्नमेंट सेड मिनिमम वेज। इस स्कीम के अंडर अबाउट 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गिवन करने की गारंटी दी गई है और इसके लिए जो वेज सेट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रोविजन इसके अंडर किया गया है। इफ वर्क इज नॉट गिवन विद इन 15 डेज द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर 15 डेज के अंदर वर्क गिवन नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गिवन करना होगा। दिस अलाउंस इज 1/4 ऑफ मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड अ हाफ फॉर द फॉलोइंग पीरियड। ये जो अलाउंस होगा वो मिनिमम वेज जो रहा है फर्स्ट 30 डेज का उसका 1/4 और
फॉलोइंग पीरियड का हाफ वेज के इक्वल होगा। नंबर 4 सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। सोशल ऑडिट इज अ पावर टूल फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सोशल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक पावरफुल टूल के तौर पर वर्क करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में सोशल ऑडिट एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। मनरेगा सेक्शन 17 has mandated a social audit of all the works executed under the मनरेगा। मनरेगा एक्ट के अंडर सेक्शन 17 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जो भी वर्क मनरेगा के अंडर एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। नंबर 5 प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेसिडेंस। द वर्क प्रोवाइडेड विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ एप्लीकेंट्स विलेज, अ ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइड फॉर वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस। मनरेगा के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि एप्लीकेंट की विलेज के 5 किलोमीटर रेडियस के अंडर ही उसको वर्क गिवन किया जाएगा। अगर इफ 5 किलोमीटर से आउटर उससे वर्क कराना है तो उसको ट्रेवल अलाउंस गिवन किया जाना चाहिए। नंबर 6 डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टेक द लीड रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एलोकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड वर्क। मनरेगा के अंडर जो भी वर्क किया जाता है उससे रिलेटेड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग या मॉनिटरिंग करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क। वर्क क्या क्या कराना होगा इससे रिलेटेड सजेशंस ग्राम सभा गिवन कर सकती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन। मनरेगा वर्क के ड्यूरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना एंड कंपेंसेशन प्रोवाइड कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मनरेगा के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की होगी। नंबर 7 पेमेंट आर मेड ऑन अ वीकली बेसिस एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 डेज, अदरवाइज कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड फॉर डिलेज। मनरेगा के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि पेमेंट जो होगा वो वीकली बेसिस पर होगा और मोर देन 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेमेंट से रिलेटेड। इट मीन्स 15 डेज के अंदर पेमेंट इसमें करना कंपलसरी है, अदरवाइज इसके लिए कंपेंसेशन वर्कर्स को किया जाता है। नंबर 8 कंप्लेंट कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 7 डेज। मनरेगा से रिलेटेड अगर किसी वर्कर की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कंप्लेंट वो मेड कर सकता है और 7 डेज के अंदर उसकी कंप्लेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व ओवर टाइम। मनरेगा किस तरह से ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है। सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए 2005 से ही मनरेगा के अंदर काफ़ी इवॉल्व हुए और ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इंडिया में देखा गया है। डाटा शो दैट ऑन एनी गिवन डे सम 15 मिलियन पीपल वर्क अंडर द प्रोग्राम एट 1.4 मिलियन साइट्स। एक डाटा के अकॉर्डिंग एक दिन के अंदर मनरेगा स्कीम के अंडर अबाउट 15 मिलियन पीपल वर्क यहाँ पर किया गया है और स्पेशली 1.4 मिलियन साइट्स पर किया गया है। ये एक मनरेगा का जो वर्किंग है उसका एक रिकॉर्ड रहा है। देयर हैज बीन अ स्टडी डिक्लाइन इन द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो बजट का एलोकेशन किया जाता है उसके अंदर स्टडी डिक्लाइन देखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट कट द स्पेंडिंग टू ₹98,468 करोड़ फॉर द ईयर 2021-22, 89,400 करोड़ इन 2022, 60,000 करोड़ फॉर 2023-24। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने मनरेगा के लिए किस तरह से बजट को कट किया है। 2021-22 में जहां बजट 98,468 करोड़ हुआ करता था वहीं उसके नेक्स्ट ईयर 89,400 करोड़ पर ये बजट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये 60,000 पर आ जाता है। इट मीन्स मनरेगा के अंदर जो बजट है ईयरली हम देख सकते हैं कि ये हमेशा डाउन होता रहा है। In more than 15 years of its implementation, मनरेगा has generated more than 31 billion persons days of employment and the government has spent over rupees 6.4 lakh crore on this demand driven program। इस डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ने अभी तक 6.4 लाख करोड़ तक का स्पेंड किया है। This scheme has introduced several technological tools to make the implementation more transparent and efficient। मनरेगा के implementation को more transparent and efficient बनाने के लिए
इस स्कीम के अंडर सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंज भी किए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्ट किए गए, जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप्स के थ्रू जियो टैगिंग स्टार्ट किया गया। द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS app was made mandatory in January 2023. It demands online attendance from employees twice a day. इंडिया के अंदर जनवरी 2023 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप मैंडेटरी किया गया था और इस ऐप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट का डे में 2 टाइम अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस की इसके अंडर डिमांड की गई। इट मीन्स यहाँ पर अब मनरेगा वर्कर्स के लिए डे में 2 टाइम अपना अटेंडेंस ऑनलाइन फिल करना जरूरी किया गया। To achieve better convergence of resource and efforts, scheme has been integrated with other programs such as National Rural Livelihood Mission, the पradhan mantri आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। मनरेगा के बेटर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए इस स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, द मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। मनरेगा प्रोग्राम रूरल एरियाज के पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मनरेगा हैज हेल्प टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरियाज सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। मनरेगा स्कीम ने इंडिया के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, सो दैट रूरल एरियाज में बेसिक सर्विसेज को इंश्योर किया जा सके, सर्विसेज रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। नंबर 3, हैव टू इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द रूरल पुअर विच हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। मनरेगा स्कीम ने नेचुरल रिसोर्स बेस को इम्प्रूव किया है जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 4, कंपेंसेटिंग इनकम लॉस। अगर इनकम लॉस होता है तो उसको वर्कर्स को इसके अंडर कंपेंसेट किया जाता है। इन स्टेट बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड MP, मनरेगा हेल्प्ड इन कंपेंसेटिंग 20 to 80% ऑफ इनकम लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। कोविड-19 के ड्यूरिंग बिकॉज लॉकडाउन सिचुएशन थी और जिन वर्कर्स का इनकम लॉस हुआ उनमें से 20 to 80% वर्कर्स को मनरेगा के थ्रू कंपेंसेट किया गया था। नंबर 5, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। मनरेगा ने अर्बन एरियाज की तरफ होने वाले माइग्रेशन को भी प्रिवेंट किया है। मनरेगा डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बाय यूटिलाइजिंग द लेबर इन रूरल एरियाज। मनरेगा ने रूरल एरियाज की तरफ होने वाले माइग्रेशन को, अर्बन एरियाज की तरफ होने वाले माइग्रेशन को काफ़ी हद तक डिक्रीज किया है और लेबर फोर्स को रूरल लेवल पर ही इसने यूटिलाइज किया है। नंबर 6, लाइवलीहुड। इट इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनल्स। मनरेगा स्कीम ने रूरल पुअर पीपल के लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया है, साथ ही कुछ ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वॉल्स, पॉन्ड, रोड्स एंड कैनल्स, इस तरह के एसेट्स को इसने क्रिएट किया है। नंबर 7, राइट बेस्ड अप्रोच। अनलाइक प्रीवियस employment guarantee schemes, मनरेगा aims to combat chronic poverty through a right based approach giving citizens a legal right to work। बिकॉज मनरेगा के अंदर राइट टू वर्क का एक लीगल राइट गिवन किया गया सिटीजन्स के लिए और इससे पहले जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ करते थे उससे डिफरेंट मनरेगा ने क्रॉनिक पॉवर्टी से कॉम्बैट करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज मनरेगा के अंदर राइट बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया गया है। ये एक सिटीजन को लीगल राइट गिवन किया गया है कि उसको पहले तो वर्क दिया जाएगा, अगर वर्क नहीं दिया जाता है तो उसको वेज गिवन किया जाएगा। What are issues and challenges pertaining to the implementation of मनरेगा? मनरेगा से रिलेटेड क्या क्या इशूज एंड चैलेंजेज हैं अभी भी? नंबर 1, करप्शन। देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मनरेगा के अंदर कुछ करप्शन से रिलेटेड इंस्टेंसेस भी देखे गए, पर्टिकुलरली एम्बेजलमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड एंड रिकॉर्ड के मैनिपुलेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एन IAS ऑफिसर इन झारखंड वाज एक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन मनरेगा। एग्जांपल के लिए मनरेगा में करप्शन से रिलेटेड एक IAS ऑफिसर झारखंड में
एक्यूज किया गया है। नंबर 2, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, provide only 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens. Because मनरेगा के अंदर जो 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, ये जो डेज है इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, बिकॉज 100 डेज के वर्क से रूरल सिटीजन्स की जो नीड्स हैं वो मीट नहीं हो पाती हैं। Number 3, lack of awareness. Many rural citizens are not aware of their rights under मनरेगा, and as a result, they do not take advantage of the benefits that मनरेगा offer. मैनी रूरल सिटीजन्स को मनरेगा के अंडर जो उन्हें राइट मिला हुआ उससे रिलेटेड उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। एज अ रिजल्ट मनरेगा जो बेनिफिट ऑफर करता है वो एडवांटेज उसका टेकिंग नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनएफिशिएंसीज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सिटीजन्स टू एसेस बेनिफिट्स इन अ टाइमली मैनर। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड एफिशिएंसीज की इनएफिशिएंसी की वजह से टाइमली मैनर में सिटीजन्स मनरेगा का बेनिफिट टेकिंग नहीं कर पाते हैं। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ वर्क। मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क कैरिड आउट अंडर मनरेगा इज नॉट प्रोडक्टिव एंड नॉट अलाइन टू द लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। मैंने क्रिटिक्स का ये आर्गूमेंट आता है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कैरी आउट किए जाते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होता है और लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटी के साथ वो अलाइन नहीं हो पाता है। Number 6, limited financial inclusion. Limited financial inclusion in the state such as Bihar is also a challenge for the proper implementation of मनरेगा, because मनरेगा के अंडर अभी भी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर एक बिग चैलेंज है। व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रहा है। नंबर 2, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इंडियंस। पुअर इंडियंस के लिए ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। ड्यूरेबल एसेट्स मनरेगा ने क्रिएट किए हैं, वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, सॉइल कंजर्वेशन को इंश्योर किया है एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी को इसने इंश्योर किया है। नंबर 4, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम, बिकॉज पीपल का हाउस होल्ड इनकम इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 5, एम्पावरमेंट ऑफ SC, ST एंड वुमेन। SC, ST एंड वुमेन का इसके थ्रू एम्पावरमेंट हुआ है। व्हाट आर नेगेटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के नेगेटिव आउटकम्स क्या रहे? नंबर 1, नो रेगुलर सोशल ऑडिट। रेगुलर सोशल ऑडिट इसका नहीं होता है। नंबर 2, लीकेज ऑफ फंड्स। फंड का लीकेज इसके अंडर अब से कुछ ईयर पहले तक होता रहा है, अभी भी होता है, लेकिन बहुत ही लेज अभी भी होता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशूज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के लिए रूरल एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशूज अभी भी कंटिन्यू है। नंबर 4, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज। पेमेंट ऑफ वेजेज में अभी भी कभी कभी डिले हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट ही फंड रिलीज नहीं कर पाती है, बजटिंग इसका बहुत कम है। नंबर 5, लो वेज रेट। इसका जो वेज रेट है वो काफ़ी लो है। वेरियस रिफॉर्म्स दैट कैन मेक द मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल। कौन कौन सा रिफॉर्म होना चाहिए जिसकी वजह से मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है? नंबर 1, अर्बन मनरेगा भी स्टार्ट किया जाना चाहिए। अभी ये रूरल लेवल पर है। वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड इट टू अर्बन एरियाज। मनरेगा के अंडर जो एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाता है इससे रिलेटेड जो पहला सजेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अर्बन एरियाज तक भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए। दिस कैन हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स। इससे अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है एंड लो स्किल्ड वर्कर्स जो अर्बन एरियाज के अंदर हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसके थ्रू प्रोवाइड कराया जा सकता है। Number 2, universal basic income can be a substitute for मनरेगा as it is more efficient and uh, less leaky than current welfare schemes like मनरेगा। मनरेगा की जगह पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिक्स किया जाना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर लीकेज मनरेगा के कंपेयर में लेज हो सकता है, बिकॉज मनरेगा के साथ साथ और भी वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज होता है। नंबर 3, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम।
एक सजेशन ये भी गिवन किया जाता है कि मनरेगा को अदर स्कीम के साथ कन्वर्ज कर देना चाहिए। इट कैन हेल्प इंश्योर दैट मनरेगा प्रोजेक्ट आर अलाइंड विद द लार्जर गोल ऑफ दीज स्कीम्स एंड कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा भी सजेशन गिवन किया जाता है कि मनरेगा स्कीम को अदर स्कीम जो लार्जर गोल रखती हैं उनके साथ इसको ऐड कर देना चाहिए, और इसका जो सस्टेनेबिलिटी है वो इसके थ्रू इंक्रीज हो सकता है। नंबर 4, इनोवेटिव मेजर्स। कुछ इनोवेटिव मेजर्स भी टेकिंग किए जाने जरूरी हैं। अनदर सजेशन इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव मेजर्स सच एज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मनरेगा को लिंक कर देना चाहिए। इन्वॉल्विंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए PRIs को इसके साथ इन्वॉल्व कर देना चाहिए। Number 5, social audit. To improve the implementation of मनरेगा, there is a need to mandatory hold social audit every 6 month. मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एवरी 6 मंथ में इसके सोशल ऑडिट को मैंडेटरी कर देना चाहिए। नंबर 6, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड शुड बी इशूड ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, नॉट टू इलेक्टेड PRI रिप्रेजेंटेटिव एंड मनरेगा ऑफिसर्स। जॉब कार्ड उन इंडिविजुअल्स को गिवन किया जाना चाहिए जो मनरेगा के एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं। PRI रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स को जॉब कार्ड इशू नहीं किए जाने चाहिए। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।